PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में जो इस साल 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया, जो अनिवार्य था 10 नंबर 5 क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था, जिसका हम आज शॉर्ट नोट्स जो मेरा छोटा शॉर्ट नोट्स था उसके माध्यम से 5 मिनट में, ओनली 5 मिनट्स में बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं। इससे पहले एक दिलचस्प बात यह है कि जो क्वेश्चन नंबर ई है और क्वेश्चन नंबर ए है पिछले साल पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर ई जो है, क्वेश्चन नंबर ई 2020 में, और ये मानकीय उपागम जो है 2018 में पूछा गया था। 2018 में मानकीय उपागम कहाँ पे देख लेते हैं वो शॉर्ट नोट्स में। तो शॉर्ट नोट्स थोड़ा विजुअल नहीं होगा क्योंकि ये नोट्स नहीं है, ये शॉर्ट नोट्स है, इस छट के बनाया गया है। तो मानकीय उपागम शायद ये राजनीतिक सिद्धांत में होगा, तो राजनीतिक सिद्धांत ये आप करोगे। नॉर्मेटिव अप्रोच, तो आपको इंट्रो में सबसे पहले ये लिखना था कि व्हाट इज मतलब दार्शनिक उपागम या नॉर्मेटिव अप्रोच या मानकीय उपागम क्या है। सब एक ही नाम है, मतलब नाम एक ही, मतलब नाम अलग अलग कर दिया है, काम एक ही है या सिद्धांत एक ही है। सबसे लिखना था कि भाई जो दार्शनिक उपागम या मानकीय उपागम है ये एक तरह का संविधान और कानून संस्था का अध्ययन करता है, यूरोप केंद्रित है, जो परंपरागत थी मूल्यों को ज़्यादा महत्व दे रहा था। और बस सिंपल ये इंट्रो, और बॉडी में आप लिख सकते थे इसका उद्देश्य क्या था। तो मानव समाज के सामने आने वाली चुनौतियों का, समस्याओं का समाधान करना। पूर्ण योजना क्या थी, उसके आदर्श राज्य को बनाना था, और आदर्श राज्य कैसा हो ये देखना था, और जो है कि जो व्यक्ति है उसका जीवन, अच्छा जीवन कैसा हो। तो ये बोलते हैं ना अरस्तु कि अच्छे जीवन के लिए राज्य जरूरी है, तो वही अरस्तु का वैज्ञानिक दृष्टिकोण देते हैं। संविधान का विश्लेषण किया उन्होंने, और इसके बाद आप इसमें कुछ आलोचना दे सकते थे, जैसे कि ये कुछ आलोचक कहते हैं इसको काल्पनिक है, ये यथार्थवादी से दूर है, इतिहासवादी है, परंपरागत है, राजनीतिक संस्था का अध्ययन करता है, ये व्यवहारवादी नहीं। और फिर डेविड ह्यूस्टन के बारे में थोड़ा बता सकते थे। इसके बाद की 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डेविड ह्यूस्टन ने व्यवहारवादी उपागम लाया, जिन्होंने एक नई राजनीतिक सिद्धांत को जन्म दिया, एक नई अप्रोच को जन्म दिया। बस सिंपल खत्म हो जाता। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अधिकारों का बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। तो देखते हैं ये कहाँ पे है। अधिकारों का बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य मतलब अधिकार राइट्स वाले सेक्शन में होना चाहिए। तो राइट्स कहाँ पे है, यहाँ है राइट्स वाले सेक्शन की, ये यहाँ रहा, ये यहाँ रहा। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं, जैसे उदारवादी विचार राइट अधिकार पर क्या बोलते हैं, उदारवादी विचार, मार्क्सवादी विचार क्या अधिकार पर बोलते हैं, समुदायवादी विचार अधिकार पर क्या बोलते हैं। उसी प्रकार बहुसांस्कृतिकवादी के विचार क्या है अधिकार पर। तो बहुसांस्कृतिकवाद, सबसे पहले बहुसांस्कृतिकवाद को डिफाइन करते हैं कि एक जीवन पद्धति अनेक संस्कृति से मिलकर के बनती है, जो कि एक अच्छे समाज के लिए, प्रगति के लिए अच्छा है। इस तरह से आप डिफाइन करके उसके बाद लिख सकते हैं कि क्या है। तो संस्कृति को मानव जीवन का केंद्र मानता है। प्रत्येक संस्कृति को उसके अपने विशिष्ट मूल्यों व व्यवहारों के साथ अस्तित्व में रहने का अधिकार है। तो ये अधिकार है। भीखो पारिक का लिखना है कि ये भीखो पारिक 3 प्रकार की विशेषता होती है। मानव प्रकृति संस्कृति बनती है, विश्व अनेक संस्कृतियाँ पाई जाती है, सामाजिक प्रगति होगी। अगर सभी संस्कृति आपस में मिलेंगे, आपस में सभी समन्वय करेंगे तो प्रगति होगा, क्योंकि किसी की अच्छी चीज़ होगी, किसी की अच्छी चीज़ होगी तो ले लेंगे और बुरी चीज़ को छोड़ देंगे। तो भीखो पारिक इंपॉर्टेंट है। अधिकार पर क्या होते हैं, व्यक्ति नहीं समूह के अधिकार, जो व्यक्ति नहीं समूह के अधिकार, यानी कि सांस्कृतिक समूह के अधिकार महत्वपूर्ण है, व्यक्ति का अधिकार महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक सेकंड, ये यहाँ। तो इस तरह से आप लिख सकते थे, व्यक्ति के नहीं समूह के अधिकार महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक समूह के। समुदायवाद भी तो ये बोलते हैं ना। उसके बाद सामाजिक आर्थिक की बात नहीं करते। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक अधिकार, उसको ज़्यादा संरक्षण दिया जाए, ऐसा मानती है वो संस्कृतिवादी अधिकार। उसके बाद अल्पसंख्यक के अधिकार को ज़्यादा महत्व देती है, उस पर ज़्यादा बल देती है कि उसके अधिकार को संरक्षण किया जाए। मल्टीकल्चरलिज्म जो है उसके अनुसार, बहुसंस्कृतिवादी के अनुसार, समानता का अर्थ समान व्यवहार नहीं है, समानता का अर्थ समान व्यवहार नहीं है, बल्कि विभेद या असमानता का रक्षा करना है। विभेद या असमानता जिसकी रक्षा करना है, ये समानता। तो ये 2-4 पॉइंट था। उसके बाद कंक्लूजन आप कर सकते थे। चलते हैं हम लोग अब। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था के रूप में हॉब्स। सिंपल क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ नेचर एज ए स्टेट ऑफ वार। तो स्टेट ऑफ नेचर और एज ए स्टेट ऑफ वार, तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। देखो कैसे। सबसे पहले हॉब्स को देखते हैं, कहाँ पे, ये यहाँ रहा हॉब्स। तो यहाँ पे सिंपली इंट्रो में आप लिख सकते थे कि मैं और भाई, हॉब्स के अनुसार मैं और भाई जुड़वा पैदा हुए हैं, क्योंकि उस समय जो स्थिति थी प्राकृतिक अवस्था, वो अराजकता की स्थिति से सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा था। शक्ति ही सत्य का बोलबाला था। प्राकृतिक अवस्था जो थी, एक सेकेंड, जो प्राकृतिक अवस्था थी वो ना कर्तव्य ना अधिकार था, शक्ति ही सत्य का बोलबाला था। और जो प्राकृतिक अवस्था थी वो अराजकता की अवस्था थी, सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा था। मनुष्य आनंद का जीवन नहीं जी पा रहा था, जीवन या संपत्ति की कोई सुरक्षा नहीं थी। फर्स्ट विचारक थे जिन्होंने ये बात कहा, और जो मनमाने तरीके से मतलब जी रहा था, और जीवन मतलब जिंदगी की कोई रक्षा नहीं थी। तो उसका उद्देश्य क्या था, जीवन का अधिकार देना, पूर्ण अधिकार के रूप में संरक्षण का अधिकार देना था उसका प्राथमिक उद्देश्य। इसलिए उन्होंने लेवियाथन पुस्तक भी लिखी उन्होंने। तो इस तरह से आप उसके बारे में बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से जो है कि जो व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वो अराजकता की अवस्था थी, जहाँ की व्यक्ति को कोई भी अधिकार नहीं था, उसके जीवन का कोई भी अधिकार नहीं था, जब चाहे तब मर जाता था। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी। व्यक्ति का जीवन क्रूर निर्धर बुरा गरीब था, मतलब क्रूर निर्धर बहुत बदतर स्थिति थी प्राकृतिक अवस्था में। आप यहाँ पे जो मिल आएंगे
सॉरी लॉकी जो आएंगे, लॉकी उन्होंने कहा कि नहीं, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का स्थिति अच्छी थी, शांति की अवस्था थी। महात्मा गांधी भी कहते प्राकृतिक शांति की अवस्था थी। तो अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि ये आप थोड़ा सा मूल्यांकन कर सकते हैं कि भाई सी बी मैकफिशन क्या कहता है। तो सी बी मैकफिशन जो कहता है हॉब्स व्यक्तिवादी है, उसको कंक्लूजन कर सकते हैं कि हॉब्स की आलोचना करना सही नहीं होगा, क्योंकि उद्देश्य उसका क्या था, उद्देश्य था कि राज्य के क्यों आया है, राज्य का क्या काम है। तो इसका उद्देश्य था कि राज्य के कार्य को बताना था, इसलिए हम उसके विचारों को अस्वीकार नहीं कर सकते। तो ये आपका कंक्लूजन हो जाता। तो इस तरह से आप कर सकते थे। ये मेरा शॉर्ट नोट्स है, तो और ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन शॉर्ट नोट्स में बहुत कम कम लिखे गए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है आपका चौथा नंबर, फूको की शक्ति की अवधारणा। तो फूको का जो माइकल फूको के विचार, तो माइकल फूको क्या कहते हैं शक्ति पर। तो उन्होंने अपनी पुस्तक पावर राइट एंड ट्रूथ में कहा कि जो शक्ति है वो हर जगह है, किसी एक के पास या किसी एक का स्रोत नहीं शक्ति, शक्ति हर जगह है। और ना तो शक्ति राज्य में निहित है और ना ही वर्ग में केंद्रित है, शक्ति है ज्ञान। यानी कहने का मतलब उसका था कि जैसे रक्त जो है धमनियों में बहती है या दौड़ती है, उसी प्रकार शक्ति समाज में या इंटरनेशनल रिलेशन में जहाँ पर भी शक्ति दौड़ती है। तो शक्ति किसी एक के पास नहीं, शक्ति हर जगह है। वो एक्चुअली वो जो है नीचे से ज़्यादा प्रभावित है। जिन्होंने कहा था कि गॉड इज डेड, उन्होंने कहा गॉड इज डेड, ईश्वर भगवान मर चुका है, तो गॉड इज डेड। तो उसकी एक पुस्तक और थी मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में, उन्होंने कहा डिसिप्लिन और पर्सनल, जो डिसिप्लिन और अनुशासनात्मक वपनिस मिलता है, शक्ति हर जगह है। और शक्ति से जो समझदार जो ज्ञान वाले व्यक्ति होंगे, जो कि एजुकेटेड व्यक्ति होंगे, वो शक्ति का ज़्यादा उपयोग करेंगे। आप यहाँ पे एम्पिरिकल अप्रोच भी कर सकते हैं, शक्ति लोगों के साथ नहीं, हमेशा एल्डर्स के साथ होती है। तो शक्ति के बारे में आप कहीं भी बता सकते हैं कि ज्ञान क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जो ज्ञानी होंगे वो शक्ति का ज़्यादा उपयोग करेंगे हर क्षेत्र में, हर जगह। और वो दो तरह से करेंगे। पहला तो जो मास्टर होंगे उसका शक्ति अलग होगा, और जो थोड़ा सा बदमाश होंगे उसका शक्ति अलग होगा। तो शक्ति पर इन्होंने माइकल फूको ने इसी के प्रकार के विचार दिए। एक पस आधुनिकतावादी विचारक क्रिटिसाइज कर सकते थे कि नहीं भाई शक्ति हर जगह नहीं, समाज में शक्ति एलिट्स के पास भी है, शक्ति कई प्रकार से कर सकती है आप। उसके बाद जो कि विल्फ्रेड पैरोटी की बात बता सकते थे, या फिर हेजेमनी की बात, लेजिटिमेसी की बात बता सकते थे। बहुत सारे अप्रोच है, तो बता इसको क्या जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली ये मेरा शॉर्ट नोट्स है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है, बाकी लॉन्ग नोट्स में पूरा लिखा गया है शक्ति पर एक प्रॉपर। उसके अलावा चलते 5वां क्वेश्चन लास्ट जो बचा हुआ था, जो कि क्वेश्चन तो है राजनीतिक सिद्धांत का पतन, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अगले साल 2018-20 में जो क्वेश्चन पूछा था वो था डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक थ्योरी का ह्रास। तो राजनीतिक थ्योरी का ह्रास, तो ये सिंपली यहाँ पे है राजनीतिक सिद्धांत का पतन। ये 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया पुनरुत्थान। तो उसी प्रकार देखो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन बने। व्यवहारवादी उपगम पूछ गया है, उत्तर व्यवहारवादी उपगम नहीं पूछा तो पूछ देगा। राजनीतिक विज्ञान, कला या विज्ञान, ये भी नहीं पूछा तो राजनीतिक सिद्धांत का पतन या ह्रास 2018-19 में क्वेश्चन पूछा गया है। 19 में तो पुनरुत्थान पूछा था, ह्रास है ना पुनरुत्थान, लेकिन सिंपली इसी को उल्टा कर देंगे, पुनरुत्थान। देखो राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास, ईस्टर्न के बाद जैसे विचारक ने इसे प्रतिपादित किया है, या कहने का मतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत उपागम जो उन्होंने कहा कि ये अप्रासंगिक हो गया, अब इरेलीवेंट है, ये रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो वही बात कहेगा बार बार, क्या संविधान, कानून, जो यूरोप केंद्रित मूल्य, यही सब बात कर रहा था। तो इसलिए उसको कोई महत्व ही नहीं दे रहा था परंपरागत राजनीतिक विज्ञान को। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि वो खत्म हो गया, ह्रास हो गया है। प्रमुख कारण क्या था इसका ह्रास होने का? इतिहासवाद। सेबाइन डनिंग जैसे विचारक या विद्वान ने इतिहास को ज़्यादा महत्व दे दिया, और ये राजनीतिक विज्ञान इतिहास की ओर झुकने लगा, इतिहास में लगता है सम्मिलित हो जाएगा। उसी प्रकार एक बार समाज में हो रहा था, तो उसको बचाने के लिए 1971 में जो जॉन रॉस की पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये पुनर्जीवित किया किसको? राजनीतिक विज्ञान को। हाँ, हालांकि व्यवहारवाद उपागम भी एक तथ्य की ओर जा रहा था लेकर के, और ये और ज़्यादा मतलब एक और पतन का मतलब राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक और कारण व्यवहारवाद, जो तथ्यों की ओर सिर्फ तथ्य मूल्य और आदर्श को भूल गया, तथ्य की ओर जा रहा था, उसकी वजह से भी हुआ। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने इसे संभाल लिया, तथ्य और मूल्य को महत्व दिया, मूल्यों को ज़्यादा इसमें महत्व दिया गया, तो ये प्रासंगिक हो गया। उसी प्रकार 1971 में जॉन रॉस अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस में, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस में कहा गया कि जस्टिस इज फेयरनेस, और सर्वमुख सिद्धांत देंगे हम न्याय का, और जिसमें कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के जैसे विचार आने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा न्याय पर किताब लिखने लगी, मूल आदर्श किताब लिखने लगी, तो हम समझ गए कि पुनरुत्थान हो रहा है किसका? राजनीतिक सिद्धांत का। पतन का मतलब क्या हो रहा है कि प्रासंगिकता खत्म हो चुकी थी। अगर हम एक इतिहास देखें तो फर्स्ट में प्लेटो अरिस्टो आते हैं, फिर मध्य युग में धर्म हावी हो जाता है तो मैकियावेली आ जाते हैं, फिर 1945 में व्यवहारवादी आते हैं। तो इस तरह से राजनीतिक सिद्धांत हमारी चलती आ रही है। हमने ये सारे क्वेश्चन देखे। राजनीतिक विज्ञान, मानकीय उपागम नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में बता दिया कि वही आदर्श मतलब आदर्शवादी जो उपागम था, आदर्शवादी अप्रोच, तो वही को लिख देना है। अधिकारों का बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो कि मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव था, वो भी देख लिया हमने। प्राकृतिक अवस्था, युद्ध की अवस्था थी, हॉब्स का देख लिया, स्टेट ऑफ नेचर एंड स्टेट ऑफ वार की, जो कि मछली, बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती थी। ठीक है। फूको का शक्ति का उदाहरण देख लिया कि शक्ति एक जगह नहीं, हर जगह है, शक्ति किसी एक जगह केंद्रित नहीं है। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत का पतन हमने डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की परंपरागत जो सिद्धांत था वो इररिलेवेंट हो गया, जिसकी वजह से वो पतन हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन को हमने कितना ईजी तरीके से देख लिया। अब आगे आने वाले 5 क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, अनिवार्य है, ये बनाना ही पड़ेगा। इस वजह से ये आसान क्वेश्चन होता है, और इस तरह से आप शॉर्ट नोट बना करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।